नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में जहां हम आपके लिए लाए गए स्रोतों से ज्ञान के कुछ सबसे अहम पहलू सामने लाते हैं। नमस्ते। आज हमारे पास भौतिकी की दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। O.R. स्पिरिडोनोव की किताब है यूनिवर्सल फिजिकल कांस्टेंट्स, उसके कुछ अंश। हाँ, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। तो ये स्थिरांक आखिर हैं क्या? किताब में बड़ा अच्छा लिखा है कि ये भौतिकी के लंबे और कठिन सफर पर एक तरह से प्रकृति के लगाए मील के पत्थर हैं। सही कहा। ये वो संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हम ब्रह्मांड को समझने की अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के सबसे गहरे नियमों की चाबियां हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है कुछ सबसे बुनियादी स्थिरांकों की गहराई में उतरना, जैसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G, हाँ जी, प्रकाश की गति C, प्लैंक स्थिरांक H। बिल्कुल। और कुछ मौलिक कणों के द्रव्यमान जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम देखेंगे कि ये खोजे कैसे गए, इनका मतलब क्या है और कैसे ये सब मिलकर हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, देखते हैं ये कहानी कैसे जुड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, सबसे पुराना स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसे हम G कहते हैं। न्यूटन। हाँ, न्यूटन। उन्होंने इसे अपने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में पेश किया था। हाँ, वही नियम जो हमें बताता है कि सेब क्यों गिरता है और ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों नाचते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये बल हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह प्रकृति की सबसे कमजोर शक्तियों में से एक भी है। कमजोर? ये कैसे? मतलब सोचिए, दो इंसानों के बीच या दो बड़े समुद्री जहाजों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना मामूली होता है, इतना मामूली कि उसे महसूस करना भी नामुमकिन है। इतना कमजोर? फिर भी यही पूरे ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को बांधे रखता है। ये तो कमाल का विरोधाभास है। सही बात है। और शायद इसी कमजोरी की वजह से इसे मापना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। मतलब न्यूटन ने नियम तो दे दिया, पर इस G का मान क्या था, ये पता था? नहीं, उस वक्त नहीं। बिल्कुल। ये श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश को। 1798 में, यानी न्यूटन के लगभग 100 साल बाद। 100 साल बाद? हाँ, उन्होंने एक बेहद नाजुक और संवेदनशील उपकरण, जिसे टॉर्शन बैलेंस कहते हैं, टॉर्शन बैलेंस, उसका इस्तेमाल करके प्रयोगशाला में इस बेहद छोटे से बल को मापा। ये एक असाधारण उपलब्धि थी। वाकई। कहते हैं कैवेंडिश बहुत शर्मीले थे और अकेले ही काम करते थे, पर उनके उस अकेले के काम ने हमें पहली बार पृथ्वी का वजन आंकने का तरीका दिया। वाह। लेकिन एक सवाल जो शायद न्यूटन को भी परेशान करता था, ये गुरुत्वाकर्षण आखिर काम कैसे करता है? मतलब एक्शन एट अ डिस्टेंस। हाँ, ये बड़ा सवाल था। क्या दो चीजें बिना छुए एक दूसरे को खींच सकती हैं? उन्होंने किसी ईथर जैसे माध्यम की कल्पना की थी, पर कोई सबूत नहीं मिला। और ये सवाल आज भी कायम है। एक तरह से हाँ। आइंस्टाइन ने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से समझाया कि गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस टाइम के मुड़ने का नतीजा है। हाँ, स्पेस टाइम फैब्रिक। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम स्तर पर ये कैसे काम करता है, ये अभी भी एक पहेली है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या G का मान हमेशा से एक जैसा रहा है? अच्छा, ये बदल भी सकता है? या ब्रह्मांड के फैलने के साथ ही बदल रहा है? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि शायद बदला हो, जिसका असर ब्रह्मांड के विकास पर पड़ा होगा। यहाँ तक कि बुध ग्रह की कक्षा में एक छोटी सी गड़बड़ देखी गई थी, जिसे न्यूटन का सिद्धांत पूरी तरह नहीं समझा पाया था। हाँ, सुना है। वो बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांत से हल हुई। तो ये दिखाता है कि विज्ञान में कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और मशहूर स्थिरांक की ओर, प्रकाश की गति C। हाँ, C। 19वीं सदी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने गणितीय रूप से दिखाया कि बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही बल के दो पहलू हैं। तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं, मतलब प्रकाश खुद एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ, मैक्सवेल के समीकरणों ने वैक्यूम में इस तरंग की गति की भविष्यवाणी की, और वो गति वो प्रकाश की मापी गई गति के एकदम बराबर निकली। कमाल है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, ये गति किसके सापेक्ष है? अच्छा, मतलब जैसे ध्वनि हवा के सापेक्ष चलती है? बिल्कुल, वैसे प्रकाश किसके सापेक्ष चलता है? तो फिर से वही ईथर का विचार आया है ना? हाँ, वही ईथर, एक अदृश्य माध्यम जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और प्रकाश उसी में C गति से तैर रहा है, ऐसा सोचा गया। ठीक है।
और अगर ऐसा है तो पृथ्वी जो इस ईथर में घूम रही है उसकी गति का असर वो प्रकाश की मापी गई गति पर पड़ना चाहिए। कैसे? मतलब अगर हम पृथ्वी की गति की दिशा में प्रकाश की गति मापें और उसके विपरीत दिशा में मापें तो थोड़ा फर्क आना चाहिए, है ना? हाँ, लॉजिकल लगता है। और यहीं पर एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ले का प्रसिद्ध प्रयोग आता है 1887 में। बिल्कुल, उन्होंने इसी फर्क को मापने की कोशिश की, बहुत ही सटीक उपकरणों से। पर नतीजा? नतीजा चौंकाने वाला था। कोई फर्क नहीं मिला। कोई फर्क नहीं? जी हाँ, चाहे पृथ्वी किसी भी दिशा में जा रही हो, प्रकाश की गति हमेशा सी ही मापी गई। प्रयोग बार बार दोहराया गया और नतीजा वही रहा। ये तो भौतिकी के लिए एक संकट जैसा हो गया होगा। ईथर मिल नहीं रहा था और उसके बिना समझ नहीं आ रहा था कि प्रकाश की गति स्थिर कैसे है। तो इसका हल क्या निकला? यही आइंस्टाइन का रोल आता है ना, 1905 में। बिल्कुल, आइंस्टीन ने उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कहा भाई ईथर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा? हाँ, उनका दूसरा पोस्टुलेट यही था कि वैक्यूम में प्रकाश की गति सबके लिए एक जैसी है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चल रहे हैं या रुके हुए हैं। एक मिनट, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मतलब अगर मैं टॉर्च लेकर दौड़ रहा हूं तो भी मेरे टॉर्च से निकली रोशनी की गति वो उतनी ही होगी जितनी किसी खड़े हुए व्यक्ति के लिए। हाँ, ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये हमारी सहज बुद्धि के खिलाफ जाता है, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि ऐसा होने के लिए स्पेस और टाइम वो खुद लचीले होने चाहिए। स्पेस और टाइम लचीले? हाँ, तेज गति पर समय धीमा हो जाता है और दूरियां सिकुड़ जाती हैं। और सी सिर्फ प्रकाश की गति नहीं, ये ब्रह्मांड की परम गति सीमा है। कोई भी चीज, कोई भी जानकारी इससे तेज नहीं चल सकती। कमाल है। और यही रिलेटिविटी का बेसिस बना। हाँ, उनके स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। और फिर आता है शायद विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc²। ये भी यहीं से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल, जो दिखाता है कि द्रव्यमान m और ऊर्जा E वो असल में एक ही चीज के दो रूप हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल, वे एक दूसरे में बदल सकते हैं और उन्हें जोड़ने वाला गुणक है c², यानी प्रकाश की गति का वर्ग। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये बताता है कि पदार्थ में कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी हुई है। हाँ, जैसे परमाणु ऊर्जा। हाँ, जरा सा पदार्थ भी अगर पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाए तो वो विनाशकारी हो सकती है, जैसा परमाणु बॉम्ब में होता है, या फिर रचनात्मक, जैसे कि तारों के अंदर या परमाणु रिएक्टरों में होता है। इसने ऊर्जा और पदार्थ को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। वाकई, सी ने स्पेस और टाइम को बदल दिया। लेकिन बहुत छोटी चीजों की दुनिया में एक और क्रांति इंतजार कर रही थी। हाँ, क्वांटम दुनिया, जिसका दरवाजा एक और स्थिरांक h से खुला। इसकी कहानी भी एक पहली से शुरू होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, यानी गर्म वस्तुएं कैसे रोशनी छोड़ती हैं। क्लासिकल भौतिकी जो न्यूटन और मैक्सवेल के नियमों पर आधारित थी, वो यहाँ फेल हो गई। कैसे? उसके हिसाब से एक गर्म चीज को हर तरह की रोशनी, खासकर बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली बैंगनी और पराबैंगनी रोशनी, वो बेहिसाब मात्रा में छोड़नी चाहिए थी। बेहिसाब? हाँ, इतनी ऊर्जा कि वो चीज पल भर में अपनी सारी गर्मी खोकर ठंडी हो जाए। जाहिर है, ऐसा तो होता नहीं। हम आग जलाते हैं, लोहा गर्म करते हैं, वो चमकता है, पर अनंत ऊर्जा तो नहीं छोड़ता। बिल्कुल, इसी को पराबैंगनी तबाही कहा गया। एक ऐसी भविष्यवाणी जो असलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। तो इस संकट को हल कैसे किया गया? इसी संकट को हल करने के लिए 1900 में मैक्स प्लैंक ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एक बहुत ही अजीब विचार पेश किया। क्या विचार था? उन्होंने कहा कि ऊर्जा लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे-छोटे अलग-अलग पैकेट या क्वांटा में आती जाती है। क्वांटा, ऊर्जा के पैकेट। हाँ, हर पैकेट की ऊर्जा उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, न्यू पर निर्भर करती है। E=hν। यहाँ h ही प्लैंक स्थिरांक है। ये पहले तो एक गणितीय चाल जैसी लगी, पर इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्रयोगात्मक नतीजों की सटीक व्याख्या कर दी। तो मतलब ऊर्जा सतत नहीं, असतत है। जैसे पानी नल से धार में नहीं, बल्कि बूंद बूंद करके आ रहा हो। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। प्लैंक को खुद भी शायद यकीन नहीं हुआ होगा इस पर शुरू में तो नहीं, लेकिन आइंस्टाइन ने इस विचार को गंभीरता से लिया। 1905 में ही, वही चमत्कारी साल। हाँ, वही साल।
उन्होंने इसका इस्तेमाल फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाने के लिए किया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी जब धातु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश खुद ही इन ऊर्जा के पैकेटों, जिन्हें बाद में फोटॉन कहा गया, से बना है। हर फोटॉन की ऊर्जा E=hν होती है। इसने प्रकाश की कण प्रकृति को स्थापित किया, मतलब प्रकाश तरंग भी है और कण भी। ड्यूअल नेच। और फिर नील्स बोर ने परमाणु के अपने मॉडल में H का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वो मनमानी कक्षाओं में नहीं घूम सकते, बल्कि केवल कुछ खास ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही रह सकते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट्स। हाँ, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है तो वो एक फोटॉन छोड़ता है, जिसकी ऊर्जा और इसलिए रंग उन कक्षाओं के ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। डेल्टा E=hv। इसने समझाया कि परमाणु सिर्फ कुछ खास रंगों की रोशनी ही क्यों छोड़ते हैं। वाह, तो H ने परमाणु को समझने में मदद की। और कहानी यही नहीं रुकी। 1924 में लुई डी ब्रॉगली ने सोचा। डी ब्रॉगली। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर प्रकाश, जो तरंग माना जाता था, कण की तरह व्यवहार कर सकता है, फोटॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन जैसे कण तरंग की तरह व्यवहार नहीं कर सकते? अच्छा, कण भी तरंग की तरह। हाँ, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हर कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, लैम्डा, उसके संवेग, मोमेंटम p पर निर्भर करती है। λ=hp। ये भी एक क्रांतिकारी विचार था, जिसे बाद में प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया। मैटर वेव्स। कमाल है। और फिर आते हैं वर्नर हाइजेनबर्ग और उनका अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिखाया कि क्वांटम दुनिया में आप एक ही समय में किसी कण की स्थिति, पोजीशन डेल्टा x और उसके संवेग, मोमेंटम डेल्टा px को पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। दोनों एक साथ नहीं। अगर आप स्थिति बिल्कुल ठीक जानते हैं तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और अगर संवेग ठीक जानते हैं तो स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल हमेशा प्लैंक स्थिरांक h के एक निश्चित मान h4 पाई से ज्यादा या बराबर होता है। डेल्टा x डेल्टा px h4 पाई। तो ये हमारी मापने की गलती नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही एक नियम है। बिल्कुल, ये कोई इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं है। क्वांटम स्तर पर किसी कण को देखने या मापने का कार्य ही उसे प्रभावित कर देता है। ये क्वांटम जगत का एक मूलभूत गुण है। प्लैंक स्थिरांक h ही वो कुंजी है जो तय करती है कि दुनिया कब क्लासिकल नियमों के हिसाब से चलेगी और कब क्वांटम प्रभाव हावी होंगे। ये माइक्रो दुनिया का शासक है, कह सकते हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, फोटॉन की बात की। अब परमाणु के केंद्र यानी नाभिक, न्यूक्लियस की ओर चलते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनके प्रयोगों ने दिखाया था कि परमाणु का लगभग सारा वजन और सारा धनावेश एक बहुत छोटी सी जगह में केंद्रित है। हाँ, नाभिक। लेकिन ये नाभिक बना किससे है? रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक, उनके प्रयोगों ने नाभिक के अंदर दो तरह के कणों का पता लगाया, धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित मतलब न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, माना गया कि यही नाभिक के मूलभूत निर्माण खंड हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है और न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन यहाँ फिर से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हाँ, और लगता है फिर से E मास स्क्वायर का रोल आया है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, जब वैज्ञानिकों ने नाभिकों का वजन मतलब बहुत ध्यान से मापा तो पाया कि किसी भी नाभिक का कुल द्रव्यमान उसे बनाने वाले अलग अलग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। कम होता है? ये कैसे? जैसे अगर आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर हीलियम नाभिक बनाते हैं तो उस हीलियम नाभिक का वजन वो अलग अलग तौले गए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के वजन के जोड़ से थोड़ा कम होगा। तो ये गायब हुआ द्रव्यमान कहाँ गया? आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार ये द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया। अच्छा, यही वो ऊर्जा है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक के अंदर कसकर बांधे रखती है। इसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, और ये प्रचंड ऊर्जा है। इसी ऊर्जा के कारण सूर्य चमकता है। फ्यूजन। हाँ, फिजन। और इसी का इस्तेमाल हम परमाणु रिएक्टरों में बिजली बनाने, फिशन
या परमाणु हथियारों में विनाश के लिए करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान MP और MN वो सिर्फ उनके वजन नहीं बताते, वे उस विशाल ऊर्जा के भंडार का भी संकेत देते हैं जो पदार्थ के भीतर छिपा है। वाह, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कणों की एक पूरी नई दुनिया ही खुल गई। बिल्कुल। सिद्धांतकारों ने और भी कणों की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। पॉल डिराक, उन्होंने हर कण के लिए एक एंटी पार्टिकल की भविष्यवाणी की। एंटी पार्टिकल? वैसा ही कण पर विपरीत आवेश वाला, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। फिर बीटा क्षय नामक एक प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण का नियम वो गड़बड़ लग रहा था, तो वोल्फगैंग पाउली ने एक बहुत ही हल्के, लगभग द्रव्यमान रहित और बिना चार्ज वाले भूतिया कण की कल्पना की। भूतिया कण? हाँ, जिसे न्यूट्रिनो कहा गया, जो वो गायब हुई ऊर्जा लेके चला जाता था। फिर हिदेकी युकावा ने सोचा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन सा बल बांधे रखता है, और इसके लिए मेसॉन नाम के कणों का प्रस्ताव रखा। मेसॉन? इतने सारे नए कण! और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ कल्पनाएं नहीं रहीं, ये खोजे भी गए। हाँ, बिल्कुल। बाद के प्रयोगों में पॉजिट्रॉन मिला, न्यूट्रिनो का अप्रत्यक्ष सबूत मिला, और बाद में सीधे भी पकड़ा गया, और कई तरह के मेसॉन भी खोजे गए। गजब। और इन सभी नए कणों के अपने विशिष्ट द्रव्यमान थे, जो मौलिक स्थिरांकों की सूची में जुड़ते गए। ऐसा लगा जैसे कणों का एक पूरा चिड़ियाघर खुल गया हो। पार्टिकल जू। और इस चिड़ियाघर को समझने के लिए क्या और भी नई चीजें सोचनी पड़ी? हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिकों को कणों के नए गुणधर्म परिभाषित करने पड़े, जैसे स्पिन। हाँ, जो कण के आंतरिक कोणीय संवेग जैसा है, या फिर स्ट्रेंजनेस। अजीब नाम है। हाँ, ये कुछ कणों के अजीब व्यवहार को समझने के लिए जरूरी था। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम प्रकृति को ज्यादा गहराई से देखते हैं, वो और जटिल और आश्चर्यजनक होती जाती है। तो आज हमने कुछ सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक स्थिरांकों की एक झलक देखी। गुरुत्वाकर्षण के विशाल पैमाने को साधने वाले G से लेकर मैक्रो वर्ल्ड, स्पेस टाइम और ऊर्जा द्रव्यमान को जोड़ने वाले C तक, रिलेटिविटी, फिर क्वांटम दुनिया के दरवाजे खोलने वाले H, माइक्रो वर्ल्ड, और अंत में पदार्थ के नन्हे निर्माण खंडों के द्रव्यमान Me, MP, Mn तक। ये संख्याएं ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमारे ब्रह्मांड के डिजाइन के मूलभूत सिद्धांत हैं। बिल्कुल। ये स्थिरांक हमें दिखाते हैं कि प्रकृति के अलग अलग दिखने वाले हिस्से, जैसे गुरुत्वाकर्षण, बिजली चुंबकत्व, क्वांटम व्यवहार, नाभिकीय बल, वो असल में एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। हाँ, उनमें एक एकता है। हाँ, G बड़ी चीजों पर राज करता है, H छोटी चीजों पर, और C इन दोनों दुनियाओं और ऊर्जा व पदार्थ के बीच एक पुल का काम करता है। ये भौतिकी की एकता की ओर इशारा करते हैं। और ये यात्रा हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा है और विकसित हो रहा है। न्यूटन के समय सिर्फ G का अंदाजा था, फिर C आया, फिर H, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी कणों के द्रव्यमान। हर नई खोज ने हमारी समझ को और गहरा किया है, लेकिन साथ ही नए सवाल भी खड़े किए हैं। बिल्कुल। जैसे कि क्या ये स्थिरांक वाकई स्थिर हैं? क्या हमेशा से ऐसे ही थे? हाँ, ये सवाल तो G के साथ भी उठा था। हाँ, क्या ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक इनका मान बिल्कुल नहीं बदला? कुछ सिद्धांत ऐसी संभावना जताते हैं कि शायद बहुत हल्के बदलाव हुए हों, जिन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। और अगर ऐसा हुआ है तो? अगर ऐसा हुआ है तो इसका ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और अब सोचने के लिए एक आखिरी विचार। क्या भौतिकी का कोई अंतिम सिद्धांत होगा? कोई सब कुछ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? हाँ, जो शायद गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ मिला दे। और क्या उस सिद्धांत में ये सारे स्थिरांक G, C, H, कणों के द्रव्यमान, ये सब स्वतंत्र न होकर किसी एक ही ज्यादा मौलिक चीज के अलग अलग पहलू साबित होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम इन मील के पत्थरों के बीच के गहरे छिपे हुए रिश्तों को उजागर करने के करीब हैं? ये तो भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल। अगली बार तक इन सवालों पर विचार करते रहिए।